हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये आप देख रहे हैं हमारा वन शॉट रिवीजन जो हमने अभी स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स में, और बहुत जल्दी अकाउंट्स में भी आएगा और बहुत जल्दी बिजनेस में भी आपका स्टार्ट होने जा रहा है वन शॉट रिवीजन, जहां पर हम लोग एक ही बार में एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के हमारे इस क्लास के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में। लास्ट वन शॉट जो हमारा रिवीजन का रहा था बेटा, वो हमारा रहा था सप्लाई को लेकर, जहां हमने समझा था कि सप्लाई क्या होती है, सप्लाई का किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है, प्राइस से किस तरीके से सप्लाई में चेंजेस आते हैं, और भी बहुत सारे कुछ, जैसे हमने लॉस पढ़े, एजम्पशंस पढ़े, बहुत सारी चीजें थी बच्चों जो हमने उसमें पढ़ी, और काफी अच्छे तरीके से आप लोगों को आई होप समझ में आई होगी बेटा। बट साथ ही साथ में मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं बेटा, वीडियो देखने के बाद में, क्लास को देखने के बाद में प्लीज लाइक जरूर करा करो और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो, और साथ ही साथ में कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगती है हमारी। और अगर कोई नया चैप्टर, कोई चीज अगर आप पढ़ना चाहते हो, उसमें भी आप हमें चैप्टर के बारे में बता सकते हो, हम उसको भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे बच्चों। और कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हो बेटा। तो चलिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई प्रोड्यूसर बढ़ा देता है, क्योंकि प्राइस बढ़ने पर ज्यादा चांस होता है प्रोड्यूसर के लिए सप्लाई बढ़ाकर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कमाने का। और उसी तरीके से अगर प्राइस कम हो जाती है बेटा, तो यहां पर सप्लाई कम कर देता है प्रोड्यूसर, क्योंकि उसमें मार्जिन कम कमाने का चांसेस बढ़ जाते हैं बेटा। अब कितने परसेंट से प्राइस बढ़ रही है और कितने परसेंट से उसकी वजह से सप्लाई में हमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, ये बात हमने सप्लाई के अंदर नहीं पढ़ी, क्योंकि ये बात जो है हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई समझाता है कि यहां पर अगर प्राइस चेंजेस होती है तो उसके इंपैक्ट सप्लाई के ऊपर कैसे कैसे हमें देखने को मिलते हैं बेटा। ये सेम वैसा ही है जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा था बेटा। तो यहां पर जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईएस लिखते हैं, वो कहता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसी को ही बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मतलब सप्लाई में कितना चेंजेस आया, देखो यहां पर कितने परसेंट से चेंज आया क्वांटिटी सप्लाई में और कितने परसेंट से चेंज आया प्राइस के अंदर। इन दोनों चीजों को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर आपका आएगा वो आंसर आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहलाएगा। ईएस मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बेटा, वो कहलाएगा बेटा। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो अगर आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाए, आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए, तो आपको यही बोलना है कि जो भी चेंजेस सप्लाई में आए हैं और जो भी चेंजेस प्राइस में आ रहे हैं, इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आपका आएगा उस आंसर को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम लोग कहेंगे। इज दैट क्लियर? और यहां पर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के आंसर को भी 1 से कंपेयर करेंगे, जिससे हमें 5 डिग्री के बारे में पता चलता है बेटा। यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी बेटा जो है आपकी 5 डिग्रीज होंगी बेटा, जिसमें अलग अलग तरीके से प्राइस के होने से सप्लाई के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलता है बच्चों। जैसे कि पहली डिग्री है बेटा परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या है बेटा? परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ठीक है बेटा, जिसका जो साइन है बेटा वो है ई एस इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस का कोई भी सप्लाई के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता है। प्राइस ज्यादा हो जाए तो भी सप्लाई वही रहेगा, प्राइस कम हो जाए तो भी सप्लाई वही रहेगा। नेवर बी अ चेंज। जैसे कि देखो बेटा, यहां पर मैं डायग्राम बनाता हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है, और ये हमारा वाई एक्सिस है बेटा। ठीक है, और ये हमारा जो है यहां पर सप्लाई है बच्चों, और ये हमारा जो है यहां पर प्राइस है।
ये हमारी सप्लाई है बेटा, इसको मैं यहाँ नाम देता हूं O1। अगर मेरी प्राइस OP है तो भी सप्लाई मेरी क्या है बेटा, ये आपको नजर आ रही है। अगर मेरी प्राइस बढ़ जाए OP1 तो भी सप्लाई वही रहेगी बेटा, और अगर प्राइस और भी कम हो जाए तो भी मेरी सप्लाई क्या रहेगी बेटा, वही रहेगी। सप्लाई में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, और इसी डिग्री को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मींस प्राइस के चेंज होने से सप्लाई के अंदर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। सप्लाई में जीरो चेंजेस है बेटा, इसलिए इसकी जो डिग्री होती है उसे ES इक्वल टू 0 कहते हैं। आप यहां पर बेटा साथ के साथ में अपना स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना इसका, ताकि आपको डायग्राम के बारे में भी अच्छे समझ में आ जाए बेटा। अब बात करते हैं बेटा यहां पर यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब ES इक्वल टू 1। अब ES इक्वल टू 1 मतलब क्या होता है, प्राइस और सप्लाई दोनों में इक्वल डिफरेंस आता है बेटा। क्या आता है, दोनों में इक्वल डिफरेंस आता है, प्राइस और सप्लाई में इक्वल डिफरेंस आता है। मींस अगर प्राइस 10% से इंक्रीज होती है तो जो सप्लाई है वो भी 10% से ही इंक्रीज होगी। इज दैट क्लियर बेटा? तो इसीलिए जो ES का आंसर होगा वो 1 के बराबर होगा। और यहां पर जो ग्राफ आप बनाएंगे उस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये आपकी सप्लाई है और ये आपकी प्राइस है, और एकदम बीचों बीच में से यहां पर आपका जाने वाला है बेटा। ये बिल्कुल बीचों बीच में से आपका जाएगा बेटा। बीच में से जाने का मतलब ये बेटा, y एक्सिस से x एक्सिस तक जो डिग्री है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री का हाफ क्या होता है, 45 डिग्री एंगल होता है। इसलिए इसको एकदम बीचों बीच से बनाया जाता है, ताकि इससे, इस ग्राफ से, इस कर्व से हमें यह पता लगता है कि यहां पर सप्लाई और प्राइस के बीच में क्या है, एकदम इक्वल रिलेशन है। मींस 50% यहां पर तो 50% यहां पर चेंजेस देखने को मिला है, मतलब इक्वली चेंजेस देखने को मिला है हमें। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम लोग उसको कहते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट आ जाए तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग मुझसे पूछ लेना बच्चों। आगे देखो बेटा, एक और डिग्री पढ़ते हैं, आप चाहो तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे इसको रब करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अपन सेकंड तो हमने कर लिया, अब हम थर्ड डिग्री के ऊपर बात करेंगे कि थर्ड जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई की डिग्री है वो कौन सी है और उसमें क्या देखने को मिलता है। तो तीसरी बेटा हमारी परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मींस ES इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब दिए गए प्राइस पर, जो करंट प्राइस चल रही है उस पे प्रोड्यूसर इतनी सप्लाई कर रहा है जिसका कोई अंत ही नहीं है सप्लाई का। एक पर्टिकुलर दी गई प्राइस पर क्या हो रहा है बेटा, बहुत ज्यादा यहां पर सप्लाई दी जा रही है, बट एक भी चीज यहां पर सप्लाई नहीं की जाएगी अगर हल्का सा प्राइस डिक्रीज हो जाए। इसमें दो बातें, और ये पूरी तरीके से इमेजिनरी है। आप खुद सोचो, अगर आप कोई बिजनेस करते हो, आप कोई चीज बनाकर मार्केट में बेचते हो, तो क्या कोई ऐसी प्राइस हो सकती है जिसके ऊपर आप इनफाइनाइट सप्लाई दे सकते हो? नहीं ना। सप्लाई का कोई एंड तो होगा, कोई अंत तो होगा। ऐसा तो नहीं है कोई अंत, मतलब बिल्कुल एंडलेस कोई सप्लाई दे देगा गिवन प्राइस पर। और फिर उसमें एक सिचुएशन और ऐड कर दो कि अगर हल्की सी प्राइस भी कम हो गई, अगर उस प्रोडक्ट की हल्की सी प्राइस कम हो जाएगी तो हम उसकी सप्लाई को बिल्कुल जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, बिल्कुल जीरो कर देंगे। इसलिए इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। और इसके अंदर जो ग्राफ होता है बेटा, वो ग्राफ कैसे होता है बेटा, ऐसे होता है। प्राइस ये है और सप्लाई का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। मतलब यहां पर दिए गए प्राइस पर जो सप्लाई है वो एंडलेस है। और साथ ही साथ में एक और चीज जोड़नी है इसके अंदर बेटा, कि अगर हल्की सी भी प्राइस कम हो जाएगी तो यहां पर जो सप्लाई है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, कोई भी सप्लाई मार्केट में नहीं रहेगी। उसी कोई परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम लोग कहते हैं। अब देखो बेटा,
इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है? चौथा देखो बेटा, इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसका साइन होता है ES स्मॉलर देन 1, यहां पर स्मॉलर देन 1 होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। मींस अगर यहां पर प्राइस जो है वो 15% से इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, बट सप्लाई 10% से ही इंक्रीज हो गई। मतलब यहां पर जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो प्राइस के चेंजेस से छोटा रहेगा, कम रहेगा। मतलब प्राइस तो 10-15% बढ़ गई ना, तो सप्लाई भी बढ़नी चाहिए, पर सप्लाई ज्यादा नहीं बढ़ रही है। इसको अगर आप 5 भी कर दोगे तो भी कोई चौंकने वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है। बट प्राइस सप्लाई प्रोड्यूसर उतनी नहीं दे रहा है, प्राइस तो अच्छी मिल रही है उसको, बट उतनी सप्लाई वो नहीं दे पा रहा है। हो सकता है बेटा क्योंकि वो ड्यूरेबल गुड्स ना हो, पेरिशेबल गुड्स हो, जल्दी खराब हो जाता हो, तो इसलिए वो कम सप्लाई रख रहा है बेटा उसकी। तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा बेटा, ये एक्स एक्सिस हो गया, जीरो हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये आपका यहां पर सप्लाई हो गया, यहां आपकी प्राइस हो गई, और ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच यहां पर करेगा, जिसमें ES स्मॉलर देन 1 कहलाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? अगर देखो अपन इसमें इंप्लीमेंट करके देखें इस फॉर्मूले को, तो देखो बेटा इस डिजिट को, तो कितना चेंज आया क्वांटिटी सप्लाई में सर? 5% आया। चेंज इन प्राइस में कितना चेंजेस आया सर? 15% आया। कितना आया? 15%। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। मतलब यहां पर क्या हो गया बेटा, यहां पर ये हो गया कि यहां पर 1/3 आ रहा है। अब इसको आप काटोगे तो 0.3 आंसर आएगा। अभी 0.3 क्या है? 1 से छोटा है। 0.3 क्या है? ES है। ES कितना है? 0.3। अब 0.3 को 1 से कंपेयर करेंगे तो ES स्मॉलर देन 1 हो गया ना बेटा। मतलब यहां पर प्राइस में तो ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बट सप्लाई में उतने ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इसी को ही हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और जनरली ये उन गुड्स में होता है और उन प्रोड्यूसर के साथ होता है जो पेरिशेबल गुड्स के अंदर ज्यादा डील करते हैं, जिन प्रोडक्ट की ज्यादा लाइफ नहीं होती है। एग्रीकल्चर के अंदर जैसे सब्जियां होती है बेटा, उनकी ज्यादा लाइफ नहीं होती है, भले ही प्राइस कितना भी ज्यादा मिल रहा हो, सप्लाई कम ही रहता है बेटा, क्योंकि इन प्रोडक्ट का खराब होने का चांसेस भी ज्यादा रहता है। क्लियर बच्चों? अब इसमें हम लास्ट जो हमारी पढ़ेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे हाईली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या पढ़ेंगे बेटा? हाईली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हमारी 5वीं जो डिग्री है उसका नाम है हाईली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मींस ES ग्रेटर देन 1। यहां पर ES जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा। सपोज करो प्राइस इंक्रीज होती है 10% से, सप्लाई भी इंक्रीज होती है बट 20% से। मतलब जितना चेंजेस प्राइस में आया है उससे ज्यादा चेंजेस तो सप्लाई में आ रहा है, ठीक है ना। उसे हम हाईली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहेंगे। अब इसको अगर आप इसमें इंप्लीमेंट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा बेटा, यहां पर सप्लाई में चेंजेस आए 20, प्राइस में 10, 0 से 0 काट दिया, कितना आंसर आया? 2। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2 है बेटा। अब इस इलास्टिसिटी सप्लाई के आंसर को 1 से कंपेयर करेंगे तो कौन बड़ा हुआ? इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। मतलब यहां पर हाईली इलास्टिसिटी मतलब होता है कि ES ग्रेटर देन 1 है। और ऐसा जब ही करता है प्रोड्यूसर, जब प्रोड्यूसर ड्यूरेबल गुड्स में काम कर रहा हो, जिसकी यहां पर टाइम पीरियड ज्यादा हो, खराब होने का टेंशन ना हो। इस समय पर ऐसे प्रोडक्ट में हाईली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है। तो समझ में आया बेटा कि मार्केट में जो सप्लाई है, जरूरी नहीं है प्राइस बढ़ने पर हर सप्लाई सेम रिएक्ट करे, उसके कुछ कुछ वेरिएशन भी हो सकते हैं मार्केट के अनुसार और उसके नेचर के अनुसार। उसी को हमने समझते हुए यहां पर 5 डिग्रीज को अच्छे से आज हमने समझ लिया है बेटा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और उसकी डिग्रीज थी बेटा। इज दैट क्लियर? अब अगर आपको 2 सप्लाई दे रखी हो एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो वहां पर जो है प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा सर? तो देखो बेटा, उसका एक ही तरीका है। आपके पास 2 सप्लाई होंगी और सप्लाई आपको पता है बेटा हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है, ऊपर की तरफ जाते हुए होती है, ठीक है। तो यहां पर ये आपको दे रखा है बेटा
ये आपकी सप्लाई हो गई और ये आपकी प्राइस हो गई। दो सप्लाई कर्व से प्राइस कैसे डिसाइड होगी बेटा? जैसे एक है आपकी सप्लाई कर्व इस तरीके से, जिसको S1 नाम दे देता हूं बेटा, और एक है आपकी ये AC S और S है इसमें बेटा। तो इसमें से दोनों सप्लाई में से एक सप्लाई ज्यादा फ्लैटर होगी। तो ज्यादा फ्लैटर सप्लाई वही होती है जो हाईली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है, और जो कम फ्लैटर होती है बेटा वो वाली इलास्टिसिटी सप्लाई होती है जो लेस इलास्टिसिटी आप जिसको बोल सकते हो, या इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोल सकते हो। अभी जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर ही प्राइस और वहीं पर ही क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो ऐसे कभी आपको दो सप्लाई दे रखी हो तो उससे इस तरीके से इंटरसेक्ट करके आप वहां पर बता सकते हो बेटा। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट एक और चीज समझते हैं बेटा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं सर जिससे जो है इलास्टिसिटी सप्लाई अफेक्ट होता है। तो बिल्कुल बेटा ऐसे फैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं बेटा, है ना। तो हमारे पास ऐसे दो फैक्टर्स हम लोग यहां पर फिलहाल डिस्कस करेंगे। पहला हम यहां पर डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ द कमोडिटी के बारे में बात करेंगे। अब क्या नेचर है कमोडिटी का बेटा? अगर ड्यूरेबल गुड से मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ में तो हाई इलास्टिसिटी हो जाएगा बेटा, और पेरिशेबल गुड से तो लेस इलास्टिसिटी हो जाएगा बेटा, इन इलास्टिसिटी हो जाएगा, उसको आप इन इलास्टिसिटी भी बोल सकते हो। तो यहां पर आपको फैक्टर्स कैसे करेंगे बेटा? नेचर, दो प्रकार के नेचर हैं गुड्स के, एक है ड्यूरेबल, एक है नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल हाईली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रहता है, ये लेस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रहता है। यहां पर अगर प्राइस 10% बढ़ती है तो सप्लाई यहां पर 20% तक बढ़ सकती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हाईली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहा जाता है। यहां पर क्या होता है बेटा? प्राइस अगर मान लो सपोज करो इंक्रीज हो रही है 20%, सप्लाई यहां पर भी इंक्रीज होगी बट होगी 10% से, इसलिए इसको इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा है। नॉन ड्यूरेबल मतलब पेरिशेबल गुड, जो गुड जिनकी लाइफ कम होती है, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, और जो जल्दी खराब नहीं होते हैं, लंबे समय तक हमारे साथ बने रहते हैं, उसे ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट बेटा टाइम पीरियड, वही घूम फिर के दूसरी बात आ गई टाइम पीरियड। तो सर टाइम पीरियड क्या है? सर टाइम पीरियड वो है जहां पर जिस गुड्स को लंबे समय तक रखा जा सकता है वो हाई इलास्टिसिटी होता है, और जिनको कम समय रहता है वो लेस इलास्टिसिटी या इन इलास्टिसिटी कहलाता है। तो ये दो फैक्टर्स है बेटा जिससे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अफेक्ट होता है। ऐसे बहुत सारे भी हैं बट फिलहाल के लिए हम अभी यही पढ़ने वाले हैं बेटा। आई होप इन वन शॉट के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में। जब हमारा ये वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी एक सीरीज और आएगी जिसमें हम वो सारे चैप्टर्स उठाएंगे बेटा जो न्यूमेरिकल है, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इन सब का नंबर आएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो चलिए आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।